हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 साइंस में चैप्टर 15 है जंतुओं में प्रजनन। तो आइए इसके अभ्यास के प्रश्नों को सभी हल करते हैं। तो सबसे पहला हमारा है सही विकल्प का चयन करना। पहला देखिए क्या है, जीवों में निरंतरता के लिए आवश्यक है। निरंतरता मतलब अपने जैसे संतानों को उत्पन्न करना यानी वंश वृद्धि करना आवश्यक है। तो किसके द्वारा होता है? तो प्रजनन के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। दूसरा देखिए, अलैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन से भाग लेते हैं? तो केवल एक जीव भाग लेता है। तो एक जीव से अनेक संतानें उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए अगला सवाल, लैंगिक प्रजनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं। नर और मादा भाग लेता है या एक उभयलिंगी भाग ले सकता है। तो मुख्य रूप से मेल और फीमेल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो गया। इसके बाद आंतरिक निषेचन होता है। ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन किस में होता है? तो यहाँ पे मादा के शरीर के अंदर, ठीक है, स्पर्म और एग का फर्टिलाइजेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो गया। मादा जनन अंग है, तो कौन सा मादा जनन अंग कहलाता है? गर्भाशय। ठीक है। और ये सारे क्या है? और ये सारे क्या है? ये मेल जनन अंग कहे जाते हैं। ये फीमेल हो गया, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद हमारा है दूसरा, सही और गलत का चयन करना है। आइए करते हैं। अमीबा मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है, बिल्कुल गलत है। अमीबा में अमीबा में अलैंगिक जनन के अंतर्गत विखंडन होता है, जिसमें द्विखंडन द्वारा होता है। इसका मतलब ये गलत है। आइए इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे समझिए, अमीबा एक कोशिकीय जीव है और इसमें जनन कैसे होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत द्विखंडन द्वारा। यहाँ पे एक अमीबा जीव है। ये अमीबा क्या होगा, धीरे धीरे इनकी कोशिकाएं विभक्त होती हैं। देखिए एक कोशिका है, धीरे धीरे दो हो गई, तो ये दो हो गया, यानी दो स्वतंत्र जीव बन जाते हैं। एक अमीबा से दो अमीबा हो गए, तो ये इसकी संतानें हो गई। ये कौन सी प्रक्रिया है? अलैंगिक जनन के द्विखंडन। मुकुलन में क्या होता है? मुकुलन में देखिए, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। मुकुलन में एक ऐसा जीव होता है जिसके एक शरीर पर उभार होता है। यही उभार आगे चल के इससे अलग हो जाते हैं, एक नया जीव बन जाता है। तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो अमीबा में कैसा होता है? द्विखंडन होता है। तो इसका मतलब ये गलत है। दूसरा देखिए, मेढक में बाह्य निषेचन होता है। तो ये क्या होगा? ये बिल्कुल गलत होगा। मेढक का निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन होता है मेढक के शरीर के अंदर ही होता है, बाहरी नहीं होता। ये गलत हो गया। तीसरा है अलैंगिक प्रजनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया में निषेचन होती है, बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि इसमें एक जीव भाग लेते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। शुक्राणु नर युग्मक है, बिल्कुल सही है। अंडाणु से शुक्राणु निकलते हैं, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है। शुक्राणु कहाँ से निकलते हैं? मेल के टेस्टिस से निकलते हैं, नर के निकलते हैं। ठीक है, ये गलत हो गया। तो इसके बाद हमें प्रश्नों का उत्तर देना है। देखिए 3 से 8 तक। पहला क्या है, प्रजनन से क्या समझते हैं? हमें रिप्रोडक्शन की परिभाषा करनी है। आइए करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, सजीवों में अपनी जैसी संतति यानी संतान उत्पन्न करने की लक्षण पाए जाते हैं। अपनी वंश वृद्धि एवं जाति के निरंतरता बनाए रखने के लिए सभी जीव विशेष क्रिया करते हैं, जिसे प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन कहा जाता है। समझ में आ गया कि अपने जैसी संतति को उत्पन्न करने के लिए, वंश वृद्धि को बढ़ाने के लिए जो क्रिया करते हैं जीव, वो प्रजनन कहा जाता है। यहाँ से यहाँ तक आपका आंसर हो जाता है। चौथा सवाल देखिए क्या है, अलैंगिक प्रजनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक प्रजनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में विभेद बताना है, दोनों में अंतर बताना है हमें। काफ़ी आसान सवाल है। आइए करते हैं इसका आंसर। तो आपको ऐसे करना है। देखिए अलैंगिक प्रजनन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे है, यहाँ पे है लैंगिक प्रजनन। तो इसमें केवल एक जनक भाग लेते हैं, एक जीव भाग लेते हैं। जनक मतलब जीव, एक जीव भाग लेते हैं और उसी एक जीव से कई जीव उत्पन्न हो जाते हैं, वो अलैंगिक प्रजनन हो गया। ठीक है। और वहीं लैंगिक प्रजनन की बात की जाए, इसमें 2 जनक भाग लेते हैं, मेल और फीमेल, नर और मादा। पहला हो गया अंतर। दूसरा, इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती, इसमें किसी तरीके के स्पर्म और एग यानी फर्टिलाइजेशन नहीं होता। ठीक है। इसमें निषेचन होता है, ठीक है, शुक्राणु और अंडाणु का। इसके बाद देखिए तीसरा क्या है, उत्पन्न जीव जो होते हैं, इससे जो जीव उत्पन्न होते हैं अपने जनकों के समान, जो पहले वाला जीव होता है जिसके द्वारा ये उत्पन्न होता है, वो उसके ही समान हो जाएंगे, मिलते जुलते एकदम कॉपी हो गए, क्लोन होंगे। ठीक है। इसमें देखिए, इसमें उत्पन्न जीव पीढ़ी दर पीढ़ी उसमें विभिन्नता आती है। किसमें? लैंगिक प्रजनन में। तो इसमें क्या होते हैं, कुछ न कुछ इनमें विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है।
तो यही आपको आंसर करना है। 3 हो गए। तो चलिए देखते हैं इसका अगला प्रश्न। 5वां देखिए क्या है, आंतरिक निषेचन यानी शरीर के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है और बाहरी निषेचन, दोनों में क्या अंतर है। आंतरिक निषेचन में देखिए मेल और फीमेल साथ होते हैं और बाहरी में आईवीएफ तकनीक का प्रयोग किया जाता है अस्पतालों में, जिसमें कि महिला के एक को बाहर निकाल के बाहरी तौर पे निषेचन किया जाता है आईवीएफ तकनीक के द्वारा। तो आइए इसका आंसर हम लोग करते हैं। तो सिंपल तरीके से आपको यही आंसर करना है। मादा के शरीर के अंदर होने वाली निषेचन आंतरिक निषेचन तथा शरीर के बाहर होने वाली जो निषेचन होती है उसे बाह्य निषेचन कहा जाता है। ठीक है। और एक लाइन और आपको जोड़ लेना है, बाह्य निषेचन में आईवीएफ तकनीक शामिल होता है। अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर, शिशु के लिंग निर्धारण का क्या अर्थ है। शिशु का लिंग निर्धारण मतलब कि माता के गर्भ में वो लड़की पैदा होगी कि लड़का पैदा होगा, इसका क्या अर्थ है, इसका क्या मतलब है, ये हमें बताना है। तो शिशु के लिंग का निर्धारण वो गुणसूत्र पे डिपेंड करता है, यानी क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है, खास करके पुरुष के क्रोमोसोम पे। तो इसका आंसर आपको यहाँ से करना है। ठीक है। मनुष्य के प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ा अर्थात ऐसे, ठीक है, 23 जोड़ा अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं। इनमें से 22 जोड़े अर्थात 44 गुणसूत्र जो होते हैं पुरुष और स्त्री में समान प्रकृति के होते हैं। ठीक है। और संतति में रंग, लंबाई और शारीरिक बनावट के लिए उत्तरदायी होते हैं। कौन से? ये 44। लेकिन 23वां जो गुणसूत्र होता है अलग वाला, वो अर्थात 2 गुणसूत्र जो भिन्न प्रकृति के होते हैं, ये गुणसूत्र XY और स्त्री में XX के रूप में पहचाने जाते हैं। और यही गुणसूत्र लिंग निर्धारण में उत्तरदायी है और इसी से लिंग गुणसूत्र भी कहा जाता है। तो पुरुष का XY और महिला का XX। ठीक है। तो बस यहीं तक हो गया, ज़्यादा लंबा नहीं करना है, यहाँ से यहाँ तक समझ में आ गया। तो लिंग निर्धारण वो गुणसूत्र पे डिपेंड करता है। 7वां प्रश्न देखिए क्या है, क्या होगा यदि शुक्राणु। 7वां देखिए क्या है, क्या होगा यदि शुक्राणु यानी स्पर्म और एग अंडाणु को नहीं मिलने दिया जाए तो क्या होगा। निषेचन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, संतान उत्पन्न नहीं होगी। काफ़ी सिंपल इसका आंसर है। तो इसका आंसर हम ऐसे करेंगे, यदि शुक्राणु को अंडाणु से नहीं मिलने दिया जाए तो निषेचन की क्रिया नहीं हो पाएगी, फलस्वरूप संतान उत्पन्न नहीं होगी। 8वां देखिए इस सेशन का आखिरी सवाल हमारा है, क्या शिशु के लिंग निर्धारण के लिए स्त्री उत्तरदायी है। बिल्कुल नहीं, पुरुष होता है, X और Y उसमें होते हैं। यदि नहीं तो समाज के परिवार को लोग आप कैसे समझाएंगे। तो इसका आंसर यहाँ से हम करेंगे। तो इसका आंसर हम ऐसे करेंगे, नहीं, शिशु के लिंग निर्धारण के लिए स्त्री किसी प्रकार उत्तरदायी नहीं है। वास्तव में यह लिंग निर्धारण के जिम्मेवार गुणसूत्र है। पुरुष को XY के रूप में जाना जाता है और Y गुणसूत्र शुक्राणु X गुण वाले अंडाणु के साथ संयोग करने पर लड़का होता है XY, और विपरीत यदि XX जो शामिल होते हैं उससे लड़की होती है। तो स्त्रियों को Y गुणसूत्र होते नहीं हैं, इसलिए केवल X गुणसूत्र होते हैं। पुरुषों के पास X और Y दोनों होते हैं। Y गुणसूत्र केवल पुरुष ही निष्कासित कर सकते हैं। अतः स्पष्ट है कि शिशु को लड़का होगा या लड़की, इसका जिम्मेवार केवल पुरुष का गुणसूत्र है, यानी पुरुष है। ये क्लियर हो गया आपका। तो उम्मीद करता हूँ सारे सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं इसका अगले वीडियो में। धन्यवाद।